अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 20 और आज हम लोग चैप्टर नंबर 20 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग दो हेडिंग्स कवर करेंगे। इसमें बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और दूसरा है डी ब्रोइज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर्स ऑर्बिट्स। ठीक है, ये आज का बच्चों जो लेक्चर है ये हम लोग चैप्टर नंबर 20 का सेकेंड लेक्चर लिया है और कोई इतना लेंथी लेक्चर नहीं है। इसमें हमने बोर्स पोस्टुलेट्स जो है वो डिस्कस करने हैं 3 और फिर डी ब्रोइ इंटरप्रिटेशन देनी है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बोर्स मॉडल की एक प्रूफ है, या बोर्स मॉडल में जो पोस्टुलेट हैं बोर के उनकी जो वेरिफिकेशन है या उनका प्रूफ दिया है डी ब्रोइ इंटरप्रिटेशन में। तो हमारे आज के लेक्चर में, जो हमारा आज का लेक्चर इतना लेंथी नहीं है, आप इस पूरे लेक्चर को एक ही सिटिंग में अरेंज करें और अपने पास टेक्स्ट बुक या हेल्पिंग बुक ज़रूर रखें और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं नील बोर के हाइड्रोजन एटम के मॉडल पे। तो हम लोग इससे पहले बच्चों हम जानते हैं कि नील बोर से पहले रदरफोर्ड ने एक एटम का एक मॉडल दिया था, जिसमें उसने कहा था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस विच इज़ पॉजिटिव न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो जब न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं तो दो बातें थी जो उसने कही थी कि एक तो उनके जो ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स्ड नहीं हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जो है वो मूव कर सकता है न्यूक्लियस के अराउंड, और कोई इलेक्ट्रॉन दूर भी मूव कर सकता है। उसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं बताया था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं ये उसने कहा था, लेकिन कहाँ मूव करेंगे, कितने डिस्टेंस पे करेंगे, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई बात नहीं की। दूसरी बात जो ये थी कि रदरफोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड या कांस्टेंट नहीं रहती, वो एनर्जी रेडिएट करते हैं और एक मतलब के लेवल पर उनकी एनर्जी जो है वो कम भी हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें जो थीं ये रदरफोर्ड ने कही थी, जो कि बोर्स मॉडल में या बोर ने जो इसके बारे में सोचा और उससे लगा कि ये दोनों बातें इस तरह से नहीं हैं। ठीक है, तो बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी एटम के अंदर ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और उसमें एक बात ये है कि उनकी जो ऑर्बिट्स हैं वो भी फिक्स्ड हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि रैंडमली कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर जाए, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है किसी भी ऑर्बिट में घूमते हुए वो रेडिएट नहीं होती, मतलब किसी भी एक ऑर्बिट में किसी एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम या ज़्यादा नहीं होती। तो दोनों बातें रदरफोर्ड की जो थी वो बोर्स मॉडल में जो है हम लोग उसको स्टडी करते हैं, वो डिफरेंट हैं जो रदरफोर्ड मॉडल में नहीं थी। ठीक है बच्चों, नील बोर ने 1913 में ये दोनों बातें, ये अपने जो 3 पोस्टुलेट हैं, तीसरा पोस्टुलेट उसने दिया था बोर ने वो मैक्स प्लांक की थ्योरी से। तो तीनों पोस्टुलेट जो है 1913 में बोर ने कहे थे, जो कि एटम का एक नए मॉडल के तौर पे सामने आए। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में ये जो बोर के जो तीनों पोस्टुलेट्स हैं इनको मैं अभी लिखता हूँ और वन बाय वन उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो ये कि जो नील बोर की जो पोस्टुलेट्स हैं ये सेमी क्लासिकल जो है ना, इसको हम फिज़िक्स में लेते हैं, इसलिए कि बोर के जो 2 पोस्टुलेट्स हैं पहले वो क्लासिकल फिज़िक्स से हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिट में घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ही माना गया है, मतलब पार्टिकल्स ही माना गया है, जो कि क्लासिकल फिज़िक्स थी। जबकि मॉडर्न फिज़िक्स जो है या जो क्वांटम फिज़िक्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स में जब घूमते हैं तो उनको पार्टिकल्स नहीं मानती। क्वांटम मैकेनिक्स तो इलेक्ट्रॉन्स को वेव मानती है जो उसमें ऑर्बिट में घूमते हैं। तो बोर का ये जो पोस्टुलेट है ये एक्चुअली क्लासिकल फिज़िक्स से बिलोंग करता है, जिसमें पार्टिकल को पार्टिकल ही समझा जाए, हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स भी पार्टिकल्स ही कंसीडर हों, तो वो क्लासिकल व्यू है स्टडी का, फिज़िक्स को स्टडी करने का क्लासिकल व्यू है। और इसके बाद जो बोर की इस पोस्टुलेट को सेमी क्लासिकल हम कहते हैं, क्योंकि इसके जो पहले पोस्टुलेट हैं उसमें क्लासिकल व्यू है फिज़िक्स का इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जबकि जो तीसरा पोस्टुलेट है, जब इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस करते हैं तो उस ट्रांजिशन के नतीजे में एनर्जी रेडिएट करते हैं, तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं फोटोन की फॉर्म में। और फोटोन का जो आइडिया था दैट वाज ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स,
जिसमें मैक्स प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी रेडिएट होती है पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो जो थर्ड पोस्टुलेट है बोर का, दैट बिलोंग्स टू क्वांटम मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो एक तरह से ये एक मिक्स्ड पोस्टुलेट थ्योरी है जिसमें क्लासिकल व्यू भी है फिजिक्स का और क्वांटम व्यू भी है। ठीक है, तो इसके जो 3 पोस्टुलेट्स हैं वो जो हम लोग इसको देखते हैं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्रोई इंटरप्रिटेशन की कि वो किस तरह से है। तो इसका जो पहला पोस्टुलेट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, पहला पोस्टुलेट जो है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। तो इसको मैं लिखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स, इसके कुछ अल्फाज मैं यूज़ करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस in certain specific orbits, राइट। ये उसका जो पहला पोस्टुलेट है वो इस सेंस में इसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स भी जो है वो कहा जा सकता है। ठीक है, ये जो ऑर्बिट्स हैं in certain specific orbits called discrete energy states, यहाँ पे लिख लेते हैं called discrete energy states। ये जो different orbits हैं ये actually energy states हैं। So ये बात रदरफोर्ड ने कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेट्स से ये जो कोई न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड दिस न्यूक्लियस एट समवेयर अराउंड द न्यूक्लियस, और फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं समवेयर अराउंड द न्यूक्लियस। तो इनके ये जो ऑर्बिट्स हैं ये स्पेसिफाइड नहीं हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर ये जो ऑर्बिट्स हैं ये स्पेसिफाइड हैं, इनका न्यूक्लियस से कुछ खास डिस्टेंस है फिक्स्ड। और ये जो ऑर्बिट्स कहलाएंगे, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, और जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी वो इस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी से डिफरेंट होगी। सो दीज आर 2 डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स और स्पेशल या स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट्स हैं। ये पहला ऑर्बिट जो है ये एक एनर्जी स्टेट है, जो दूसरा ऑर्बिट है ये सेकंड एनर्जी स्टेट है, राइट। तो ये पहला पोस्टुलेट जो है वो हम इन अल्फाज में लिख सकते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स। दूसरा जो है ये कि इन एवरी एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स हैव सम स्पेसिफिक एनर्जी, ये भी इसी में होगी। दूसरी बात जो हम ये करते हैं कि ओनली दैट एनर्जी स्टेट्स आर अलाउड in which the angular momentum of the electron is integral multiple of h over 2 pi, right। तो इसके लिए हम ये लिखते हैं कि only that energy states, या आप कह लें कि only that orbits are allowed, ये इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट्स में घूमेंगे, only that energy states orbits are allowed in which the angular momentum, let's say L, is integral multiple of h over 2 pi, right। पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और उनकी एक मखसूस एनर्जी होती है। और दूसरी बात ये बच्चों कि सिर्फ उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे जिन ऑर्बिट्स में उनका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। मसलन बच्चों हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है L वो होता है r क्रॉस p, और अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो r p साइन थीटा। अब सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके लीनियर मोमेंटम और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 होता है। तो इट मीन्स r और p के दरमियान जो एंगल होगा दैट मस्ट बी 90। तो ये जो हमारे पास r p साइन थीटा है तो थीटा मस्ट बी 90। अब साइन 90 जो है दैट मस्ट बी 1, तो एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज़ r p साइन 90। सो साइन 90 इज़ 1, तो हम लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज़ r p, या जो p को हम mv लिख सकते हैं। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज़ इक्वल्स टू
mvr, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इज mvr। अकॉर्डिंग टू बोर के इलेक्ट्रॉन्स उन सर्टन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जहां पर एंगुलर मोमेंटम जो है उस ऑर्बिट का दैट इज n टाइम्स h/2π। ठीक है, मसलन इसका मतलब जो कि ये पहला ऑर्बिट है ये वहां बनेगा जहां पर उस इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में घूमते हुए जो एंगुलर मोमेंटम है दैट एंगुलर मोमेंटम इज 1 टाइम्स h/2π, या आप यूं कह सकते हैं कि h/2π जो है दैट इज अ नंबर, कांस्टेंट नंबर। ये आया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, यह नंबर आया था। तो ये नंबर कैसे आता है दैट इज अनदर थिंग, बस आप यहाँ पे याद रखें कि h/2π इज अ नंबर। तो h/2π जो है इस नंबर का 1 टाइम्स, राइट। तो फर्स्ट ऑर्बिट वहाँ होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा और घूमते हुए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स h/2π। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट बनेगा। इस तरह जो सेकंड ऑर्बिट है ये वहाँ बनेगा जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ h/2π। यानी इसको अगर मैं लिखूँ कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है ये वहाँ बनेगा जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम mvr होगा 1 टाइम्स h/2π, और सेकंड ऑर्बिट जो है ये वहाँ बनेगा उस इलेक्ट्रॉन का मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का सेकंड ऑर्बिट वहाँ होगा जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम 2 टाइम्स h/2π होगा। इस तरह थर्ड ऑर्बिट वहाँ बनेगा जहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड करें तो वो इक्वल होगा 3 टाइम्स h/2π। इसका मतलब जो ये हो गया, इस बात को करने का मतलब ये हो गया कि बोर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टन प्लेस पे ऑर्बिट करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी जो है वो ऑर्बिट करें, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली मूविंग इन सर्टन ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n times h/2π, यानी 1 टाइम, द फर्स्ट ऑर्बिट इज 1 टाइम्स h/2π, द सेकंड ऑर्बिट इज 2 टाइम्स h/2π, एंड द थर्ड ऑर्बिट लाइज वेयर एंगुलर मोमेंटम इज 3 टाइम्स h/2π। ठीक है, तो ये जो बात की बोर ने सेकंड पोस्टुलेट में, तो अगरचे कि वो इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं दे पाया, तो ये उसने बात यहाँ पे कही। इस तरह बच्चों जो थर्ड पोस्टुलेट है बोर का, उस पर अगर हम बात करें तो थर्ड जो पोस्टुलेट है उससे पहले बच्चों ये देखें कि इसमें nh/2π में ये जो n है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है और h जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। आई होप आप लोग इसके बारे में जानते हैं। थर्ड पोस्टुलेट जो है इसमें जो थर्ड पोस्टुलेट में ये था कि किसी भी सर्टन स्टेट ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकता है। ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट है। लेट्स से दिस इज थर्ड पोस्टुलेट। तो electrons can change energy states. So the third postulate is electrons can change their energy states. So electrons can jump from lower energy state to higher energy state, and electrons can move from higher energy state to lower energy states, right? फर्ज करें ये हमारे पास एक एटॉमिक मॉडल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट वन इज द लोएस्ट और नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट कैन जंप टू इन दिस सम ऑर्बिट, इन सम अदर ऑर्बिट, एंड फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू दिस ऑर्बिट, राइट। तो नंबर वाइज अगर हम देखें तो ये हायर ऑर्बिट्स हैं, बाहर वाले जो है वो हायर ऑर्बिट्स हैं, और अंदर वाले जो हैं nearest to nucleus is near lowest orbits, right? So electrons can move from lower orbits to higher orbits, and electrons can move from higher orbits to lower. ये यूँ हम कह सकते हैं कि electrons can move from low energy state to higher energy state, and similarly electrons can jump from higher energy state to lower energy state. तो बच्चों जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से किसी हायर एनर्जी स्टेट में है और वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी लोअर एनर्जी स्टेट में, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट करता है। फ़र्ज़ कीजिए कि हायर एनर्जी स्टेट जो है उसकी एनर्जी En है, और एक लोअर एनर्जी स्टेट जो है
उसकी एनर्जी बच्चों EP है। तो अकॉर्डिंग टू नील बोर, इलेक्ट्रॉन जब En से EP में जाएगा तो दैट इलेक्ट्रॉन विल इमिट सम एनर्जी, जो वो एनर्जी इमिट करेगा जो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगी, राइट। तो En एनर्जी लेवल माइनस EP, so that will be equals to E। और ये जो एनर्जी इमिट होगी, that energy will emit in the form of photon having energy HF। So En minus EP equals to HF। So HF is what? The energy of photon emitted by electron when it jumps from higher energy state to lower energy state। ठीक है बच्चों। तो ये थर्ड पोस्टुलेट जो है, इस थर्ड पोस्टुलेट में मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स का ये टच है, यहाँ पे फोटोन की बात करना। तो नील बोर ने पहले पोस्टुलेट में इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही कंसीडर किए। तो वो एक क्लासिकल व्यू है इलेक्ट्रॉन्स को या स्टडी करने का। क्वांटम व्यू नहीं है, क्योंकि क्वांटम व्यू में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स तो वेव होते हैं, तो वेव की बात ही नहीं की बोर ने। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो दैट वाज क्लासिकल व्यू ऑफ फिजिक्स। तो थर्ड पोस्टुलेट में उसने क्वांटम व्यू की बात की कि जिसमें कहा कि एनर्जी इमिट होती है किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में। जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी इमिट होती है और वो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में इमिट होती है। सो दैट इज़ क्वांटम या मॉडर्न फिजिक्स व्यू ऑफ स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये जो तीन पोस्टुलेट जो हैं ये आपने याद रखने हैं। दिस इज़ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम को लेकर के जो है बोर ने इसको तीनों पोस्टुलेट्स को बताया कि एक हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स जो हैं उनमें हो सकता है। और ये जो तीनों सारी बातें उसने कही, ये आपने इस तरह से याद रखनी है। ठीक है। ऑलराइट, अब इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये जो बोर के तीनों पोस्टुलेट्स हैं इस पर आप कह लें कि एक तरह से इनका जो प्रूफ है वो डिस्कस किया डी ब्रोए ने, राइट। तो प्रिंस डी ब्रोए की बात हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं 19 में। डी ब्रोए ने जो है वो वेव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें फास्ट मूविंग पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव वाली जो बात है इसने कही थी कि इफ़ वेव्स बिहेव लाइक पार्टिकल, जो कि मैक्स प्लांक का आइडिया था कि जो वेव्स होती हैं या जो रेडिएशंस हैं दैट आर पार्टिकल्स। तो डी ब्रोए ने कहा था कि इफ़ रेडिएशंस आर पार्टिकल्स देन व्हाई नॉट पार्टिकल्स आर लाइक radiations, or if waves behave like particles, or if waves are like particles, photons, then why not particles are like waves। तो फिर वो जो आइडिया था डी ब्रोए का कि जो मूविंग फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं या मूविंग पार्टिकल्स जो हैं दैट शो सम वेव प्रॉपर्टीज़। तो ये वो बात है जो इसमें जिसको हम कहते हैं डी ब्रोएज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर्स ऑर्बिट। तो डी ब्रोए जो है इसने जो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट था जिसको बोर ने क्लासिकल व्यू से डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स जब किसी न्यूक्लियस में मूव करते हैं तो दैट आर पार्टिकल्स। तो वो जो पार्टिकल्स वाला आइडिया था वो बोर का था, दैट वाज क्लासिकल व्यू। तो इसने कहा कि नहीं, पार्टिकल जो है, जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिकल है, और चूँकि ये हाई स्पीड पार्टिकल है, हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इट मस्ट शो सम वेव प्रॉपर्टीज़। तो इसने उसी इलेक्ट्रॉन को जो है वेव के तौर पे जो है वो स्टडी किया और फिर इसने जो बोर के पोस्टुलेट थे उनको ड्राइव किया, राइट। लेट्स से कि वो किस तरह से। देखिए बच्चों, फ़र्ज़ करें कि पहली बात तो ये कि इसने कहा कि अगर ये जो एक न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अराउंड ये जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली दिस इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट पार्टिकल, दिस इज़ हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल। सो दिस पार्टिकल मस्ट शो सम वेव प्रॉपर्टीज़, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। तो इसका जो ऑर्बिट है ये एक्चुअली एक वेव फॉर्म की तरह बनेगा। फर्स्ट करें बच्चों, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल जो हमारे दी है बुक में वो ये है कि फर्स्ट करें बच्चों, एक स्ट्रिंग है और उसको हमने उसके दोनों एंड्स को इस तरह से बांधा हुआ है, और अगर हम इस स्ट्रिंग को दरमियान से पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाएं और छोड़ दें तो इसमें 2 ट्रांसवर्स वेव्स मूव करेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो इस तरह से
ट्रांसवर्स वेव्स मूव करेंगी और फिर उनसे स्टेशनरी वेव्स बनेगी। अगर हम इसके सेंटर से और फिर उसके सेंटर से इस स्ट्रिंग को पकड़ के छोड़ें तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम इस स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करें और उन स्टेशनरी वेव्स की जो फॉर्म है लेट्स से कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं कि ये इस तरह से वेव्स अगर मैं बनाऊं तो इस स्ट्रिंग में लेट्स से ये जो स्ट्रिंग थी इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है जो लेट्स से दिस लेंथ इज L और ऐसा पॉसिबल है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जिसकी लेंथ L है तो इस स्ट्रिंग के अंदर हमने कुछ वेव्स जो है वो प्रोड्यूस की दैट वेव्स आर स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। और इन स्टेशनरी वेव्स जो है इसमें लेट्स से कुछ और मैं थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करना चाहता हूँ यहाँ तक, राइट। लेट्स से जो ये इसका एंड जो है ये B है और ये स्ट्रिंग है और यहाँ से ये इस तरह से, राइट, ये इसका एंड जो है ये वाला एंड B है। तो इस स्ट्रिंग में ये जो इसकी लेंथ L है और इसमें ये कुछ स्टेशनरी वेव्स जो है वो बनी है इसके एंड A और B के दरमियान। अब अगर इस स्ट्रिंग के इस एंड A को और इस एंड B को हम आपस में मिला दें तो इस तरह से हमारे पास इसका जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास ये स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से बनेगी और इसके दोनों एंड्स को मिलाने से जो इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स हैं वो बच्चों अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो लेट्स से कुछ इस तरह से स्टेशनरी वेव्स जो है इसके अंदर बनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह से ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये कुछ उसकी जो शेप है वो एग्जैक्टली उससे मिल जाए। लेट्स से बच्चों ये इस तरह से बन गए हमारे पास, ये जो दोनों एंड्स थे A और B दोनों को पकड़ के यूँ इस तरह से आपस में मिला दिया। अब ये वाला बच्चों स्ट्रिंग का एंड A है और यही इस स्ट्रिंग का जो एंड है वो B भी है, ठीक है। तो इस तरह से दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको, अभी थोड़ा मुझे नीट नहीं लग रही या मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं। तो लेट्स से बच्चों कि इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रिंग है A और B और इस स्ट्रिंग में हमारे पास और इस तरह से ये हमारे पास जो है अब ठीक है, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको ये बेहतर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंड A है स्ट्रिंग का और यही वाला एंड जो है ये B है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये वाली चीज़ जो है एक्चुअली मैं बनाना चाह रहा था। तो 6 लूप्स हैं इसके अंदर, इसमें भी 6 लूप हैं। तो दैट मीन्स कि A और B एंड जो है जब इसको हम आपस में मिलाएंगे तो उसको आपस में मिलाने से वही चीज़ जो है वो इस तरह से बनेगी। अब जो इस आइडिया को देखें और देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उस इलेक्ट्रॉन ने भी बिल्कुल इसी तरह से उस मूविंग इलेक्ट्रॉन में जो है उसका वेव बिहेवियर या उसकी जो वेव प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर हम डिस्कस करें तो दिस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, राइट। उससे एक वेव जो है वो बनेगी इस तरह से, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव और ये जो है उस इलेक्ट्रॉन की जो है ये वेवलेंथ है, ठीक है। तो डी ब्रोई ने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो दैट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव्स विद अ वेव और अगर उसकी वेवलेंथ हम फाइंड करना चाहें तो उसके लिए डी ब्रोई इक्वेशन जो है लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू h/mv ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम इस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है लैम्डा वो फाइंड कर सकते हैं विच इज़ h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो डी ब्रोई की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होगी वो एक इंटेग्रल मल्टीपल होगा। ये वाला पॉइंट आप ज़रा गौर से आपने समझना है। यानी फर्स्ट ऑर्बिट या एक ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट दिया था बोर ने और रदरफोर्ड ने कि ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन का वहाँ बनेगा जहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन की जो नंबर ऑफ वेव्स होंगी दैट मस्ट बी एन इंटेग्रल मल्टीपल। मतलब वो ऑर्बिट बनेगा जहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल नंबर ऑफ वेव्स 1 हो यानी एक ही वेव बने, या वो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वहाँ मूव करेगा जहाँ उसकी टोटल नंबर ऑफ वेव्स 2 हो, 3 हो, 4 हो,
5 हो, 6 हो, एक इंटेग्रल मल्टीपल हो, यानी वो ऑर्बिट बनेगा। बस दूसरा ऑर्बिट जो है, लेट्स से ये भी एक दूसरा ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की जो वेव प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक वेव है, डी ब्रोए के मुताबिक। तो उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन की अगर वेव्स हम ड्रॉ करें तो सेकंड ऑर्बिट वहाँ बनेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स हैं दैट मस्ट बी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। या तो वहाँ 1 वेव हो, 2 हो, या 3 वेव बने, 4 वेव बने, 5 बने, 6, 7, 8, 9, 10, यानी एक इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ का। वहाँ पर जो है ये एक ऑर्बिट बनेगा, राइट। इसके अलावा अगर कहीं पर वहाँ ऑर्बिट नहीं बन सकता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड वो ऑर्बिट नहीं बनाएगा जहाँ पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टीज़ में जो उसकी वेवलेंथ है वो एक इंटेग्रल मल्टीपल नहीं होगी उस वेवलेंथ का। यानी अगर कहीं पे अगर आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसी जगह मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पर मूव करते हुए उस इलेक्ट्रॉन की जो वेव प्रॉपर्टी है या उसकी जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है, 2.5 वेव्स, 3.5 वेव्स, 4.5, 4 एंड क्वार्टर समथिंग, एक इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट भी नहीं बनेगा। ठीक है, पहली बात तो ये भी एक तरह से प्रूफ हुआ बोर का कि जिसमें उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव इन अलाउड सर्टन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी जगह पे न्यूक्लियस से किसी भी डिस्टेंस पे जाके मूव करेगा, तो ये बात नहीं है। ये बात रदरफोर्ड ने कही थी और ये बात फिर गलत साबित कर दी, डी ब्रोए ने भी गलत साबित कर दी, बोर ने भी यही कहा था। तो डी ब्रोए ने अपने अंदाज में क्वांटम या मॉडर्न फिजिक्स के अंदाज में कहा कि इलेक्ट्रॉन वहाँ ऑर्बिट बनाएगा जहाँ पर उसकी वेव जो है वो एक इंटेग्रल मल्टीपल होगी। ठीक है, तो ये बच्चों आपने याद रखना है। दूसरा बच्चों ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है ये बाउंड है। जैसा अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करते हुए लेट्स से ए पॉइंट से चलता है तो वापस उसी ए पॉइंट पर आ जाता है, राइट। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ये बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन ए से चलकर वापस ए पर आ जाता है। तो बच्चों जो बाउंडेड जो है बाउंड्री के दरमियान जो वेव्स बनती हैं, आपको याद होगा कि दो बाउंड्रीज के दरमियान जो वेव्स होती हैं दैट आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, वेव्स हमने पढ़ी हैं, वेव्स कितनी किस्म की होती हैं, 2 टाइप्स की। एक होती हैं बच्चों ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव्स मीन्स कि किसी सर्टन स्पेसिफिक पॉइंट पर वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, उसके बाद वो वेव्स ट्रैवल करेंगी और वेव्स के ट्रैवल करने का कोई एंड नहीं है, कोई उसका फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। जबकि ट्रैवलिंग वेव का जो ऑपोजिट है दैट आर स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में ये बात है कि वो दो मतलब फिक्स्ड बाउंड्रीज के बीच में, दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच में होती हैं। और जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया था कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसके बीच में जो वेव्स ट्रैवल करेंगी दैट आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट में घूमता है तो एक्चुअली उस ऑर्बिट में घूमते हुए उसकी जो वेव प्रॉपर्टी है तो उस वेव की जो टाइप है वो हम कह सकते हैं कि दैट इज स्टेशनरी वेव, दैट इज़ नॉट ट्रैवलिंग वेव कि जैसे एक जगह से प्रोड्यूस हुई और ट्रैवल करती जा रही है विदाउट एनी लिमिट। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ए से इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में घूमेगा तो दैट विल मेक स्टेशनरी वेव्स। और जो हमने पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है दैट इज़ स्पेसिफिक एनर्जी, राइट। ये हमने स्टेशनरी वेव में पढ़ा था। ट्रैवलिंग वेव्स में एनर्जी ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ और डिक्रीज करती जाती है, जबकि स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी जो है वो फिक्स्ड हो जाती है, बाउंड हो जाती है विद इन सर्टन स्पेसिफिक पॉइंट्स। एंटी नोड्स, नोड्स, एंटी नोड्स का कॉन्सेप्ट, नोड पे एनर्जी 0 होती है, एंटी नोड पे एनर्जी मैक्सिमम होती है। हर एंटी नोड पे एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो एनर्जी इज बाउंड ऑलवेज इन स्टेशनरी वेव्स। तो इसका मतलब है कि सर्टन स्पेसिफिक ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो दोनों बातें बोर की यहाँ पे प्रूव हो रही हैं। पहली बात कि इलेक्ट्रॉन के सर्टन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होंगे, डी ब्रोए ने भी वही बात कही कि जहाँ पर उसकी वेवलेंथ इंटेग्रल मल्टीपल होगी वहीं पर ऑर्बिट बनेगा। तो फिक्स्ड ऑर्बिट्स की बात हो गई, ठीक है, रैंडम ऐसे नहीं कि कहीं भी, फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं। दूसरा, हर ऑर्बिट के अंदर एनर्जी कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड रहेगी। उसकी वजह यह है कि जब हर ऑर्बिट में स्टेशनरी वेव है तो स्टेशनरी वेव का मतलब है कि एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट
हर स्टेशनरी वेव में एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो दोनों पोस्टुलेट जो है बोर के यहाँ डी ब्रोई इंटरप्रिटेशन में प्रूफ हो रहे हैं। ठीक है, डी ब्रोई इंटरप्रिटेशन में वही दोनों पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं। ये क्वांटम मैकेनिकल व्यू है और बोर का जो था वो इसके बारे में क्लासिकल व्यू था। बहरहाल ये बात प्रूव होगी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। अब फर्ज करें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो इसमें जो है l दिस l इज इक्वल्स टू n लैम्डा। फर्ज करें कि ये स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ l है और ये l जो है दैट इज इक्वल्स टू n लैम्डा और n जो है यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। इसके अलावा हाफ मल्टीपल नहीं हो सकती, ये इंटेग्रल मल्टीपल वैल्यू है। यानी यहाँ पर या एक वेव होगी या 2 वेव होंगी या 3 होंगी या 4 होंगी या 5 होंगी। सो l इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो जिसकी लेंथ l हो और उसमें n लैम्डा मीन्स के एक वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ या 3 वेवलेंथ्स होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, इंटेग्रल मल्टीपल। अगर बच्चों इसी स्ट्रिंग को अगर हम दोनों एंड्स को आपस में मिला दें तो इसका मतलब है कि वही जो लेंथ l थी वो अब इक्वल हो जाएगी 2 पाई r, क्योंकि लेट्स से कि इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो r है, तो इस सर्कुलर पाथ की जो टोटल लेंथ थी स्ट्रिंग की a से लेके b तक वो दोबारा कितनी हो जाएगी 2 पाई r। तो इस इलेक्ट्रॉन ने जब इस सर्कुलर पाथ में घूमना है तो इसका जो लेंथ होगी पूरे पाथ की दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई r। यानी अगर इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ इस ऑर्बिट में घूमना है a से लेके a तक, तो इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r, r इसका रेडियस है। और अगर इस लूप को हम खोल दें, इस तरह से अगर इसको एक्सटेंड कर दें, इस फॉर्म में ले आएँ, तो जो टोटल लेंथ बनेगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा। अब जो दोनों बातों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, इसको n लैम्डा को 2 पाई r को, तो हम लिखते हैं कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r और लैम्डा जो है दैट इज इक्वल्स टू h ओवर mv। तो लैम्डा की जगह हम लिखते हैं h ओवर mv दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r। अब यहाँ से जो हम ये करते हैं mv को उधर ले जाते हैं, 2 पाई को उधर ले आते हैं, तो n टाइम्स h ओवर 2 पाई इधर शिफ्ट हुआ और mv उधर चला गया, तो दिस इज mvr। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको लिखता हूँ mvr दिस इज इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई। तो ये जो हमारे पास दोबारा से वही इक्वेशन बन गई जो बोर के पोस्टुलेट नंबर 2 में हमने स्टडी की थी। तो बच्चों क्वांटम मैकेनिकल या वेव मॉडल को लेके बोर ने जो इंटरप्रिटेशन की बोर्स ऑर्बिट की, उसके नतीजे में उसने वही पोस्टुलेट जो बोर ने सेकंड पोस्टुलेट बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल्स टू एन एच ओवर 2 पाई के ऑर्बिट्स वहाँ बनेंगे जहाँ उनका एंगुलर मोमेंटम n का इंटेग्रल मल्टीपल, यानी h ओवर 2 पाई एक इंटेग्रल मल्टीपल होगा n का, विच इज़ n इज़ 1 2 3। वो एक वेव मॉडल से बोर ने उसको वही पोस्टुलेट बना दिया। तो डिस्कशन उसने स्टार्ट की वेव मॉडल से और रिजल्ट उसका वही आया जो बोर ने प्रिडिक्ट किया था कि एंगुलर मोमेंटम वही ऑर्बिट्स बनेंगे जहाँ एंगुलर मोमेंटम n का जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा h ओवर 2 पाई n का। ठीक है, तो ये बच्चों इसको हम कहते हैं डी ब्रोइस इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर्स ऑर्बिट। यानी इस टॉपिक में जो आप लोगों ने बोर के तीनों पोस्टुलेट्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, वो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किए, तीनों पोस्टुलेट्स की अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर बोर्स पोस्टुलेट्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोस्टुलेट, वो आपने लिखना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं, आपने नहीं लिखी तो ज़रूर उनको आपने नोट करना है कि बोर जो मॉडल था ये एक सेमी क्लासिकल मॉडल था, इसमें क्लासिकल व्यू भी है और इसमें क्वांटम या मॉडर्न व्यू भी है तीसरे पोस्टुलेट में। और फिर बच्चों डी ब्रोई इंटरप्रिटेशन जो है ये एक्चुअली उसी बोर मॉडल की एक एक्सटेंशन है जो डी ब्रोई ने की, और डी ब्रोई के जो पोस्टुलेट्स थे उनको मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिकल, जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल व्यू कहते हैं, उसके मुताबिक उन्हीं जो पोस्टुलेट थे उनको डी ब्रोई ने एक नए अंदाज में, एक वेव मॉडल के अंदाज में या वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल के अंदाज में उसने उसी मॉडल को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये जो बच्चों बोर डी ब्रोई इंटरप्रिटेशन है बोर्स ऑर्बिट्स की, सिर्फ इतना जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि व्हाट इज़ डी ब्रोइज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर्स ऑर्बिट्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्स पोस्टुलेट्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन, और बीच में जो मैंने डिस्कशन की है इसमें से कोई एमसीक्यू वगैरह बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल।
ये हमारा था लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 20। नेक्स्ट इसमें रिकॉर्ड करेंगे, पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 जिसमें क्वांटाइज्ड रेडियाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखें, इस लेक्चर को अच्छा अच्छा से अंडरस्टैंड करें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखें या मुझे डायरेक्ट SMS कर दें। ठीक है, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें बच्चों। ऑल द बेस्ट।